Namaskar and welcome to In Focus. Controversy is not new to the Chief Minister of Bihar. Already enmeshed in the coils of the photo scam, his attempt to get elected as President of the Janata Dal has stirred a second hornet's nest. But how does he look upon his unenviable position? Our guest today is Lalu Prasad Yadav. Chief Minister, you're standing for elections as Janata Dal President. Are you going to retire or will you stay as a candidate to the end? मेरा उम्र रिटायरमेंट का नहीं है। सरकारी सेवाओं में जो लोग होते 58 वर्ष में रिटायर करते, पॉलिटिक्स में टिल डेथ ही रिटायर करता आदमी, तो रिटायरमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस चुनाव में आप बिल्कुल आखिर तक खड़े रहेंगे, आप अपनी कैंडिडेचर वापस नहीं लेने वाले? सवाल ही नहीं है। मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, अब पहली बार कंटेस्ट कर रहा हूं। मुझे जनता दल का प्रेसिडेंट ऐसे समय में बनाया गया था जब हमने कोई जनता दल के पद के लिए हम कोई दावेदार नहीं थे, हम इस काम के लिए नहीं आए थे। और जनता दल का अध्यक्ष बनाया गया तो 3-4 दिन ही इधर के दिनों में कुर्सी पर मैं जनता दल का जंतर मंतर में बैठा। जब आज देश में चुनाव की बात हो रही है अध्यक्ष के पद का, तो मैंने अपना उम्मीदवारी का पर्चा भरा है और जनता दल के लोगों से और नेताओं से मैं अपील कर रहा हूं कि अगर हमने जनता दल के लिए कुछ किया है, सोशल जस्टिस के लिए किया है, कम्युनल हार्मोनी को रेस्टोर अगर हमने किया है, तो हमको आप मान्यता दो, स्टेटस को रखो। लेकिन साहब, आप जानते हैं कि अपील करना एक चीज होती है और जीतना कुछ और। आप जीतेंगे? देखिए, मैं ही जीतूंगा। जीत उसी की होती है जिसके साथ पूरा मैसेज होता है। हम माफ करिएगा साहब, आज तक तो मुझे कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं जीतने नहीं वाला। ये तो एक कहने की बात होती है कि तो मैं ही एक आपके सामने उदाहरण हूँ कि दोबारा मैं बिहार में चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के लोगों ने, समझदारों ने ये बिल्कुल लिख दिया था कि लालू यादव नहीं आ रहा है। सारे देश और दुनिया में लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की हार निश्चित है। और वहां पे तो आप जीत लेकिन बिहार की जनता ने उस समय हम 90 से 95 के बीच में हम माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। लेकिन बिहार की जनता ने, जहां लोगों ने प्रचार किया कि नहीं आ रहे हैं, वहां बिहार की जनता ने सिंगल मेजॉरिटी 170 एमएलए 324 के असेंबली में मुझे दिया। और आप कह रहे हैं कि वही चीज दिल्ली में भी होगी इस चुनाव में? अगर जीत आपकी होगी तो आपकी मेजॉरिटी कितनी होगी? शरद यादव साहब कितनी बुरी तरह हराए जाएंगे? देखिए, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सवाल नहीं है। जनता दल का मजबूत जनाधार बिहार है, उड़ीसा है और कर्नाटका है, 3 सूबे हैं। और वो सब आपके साथ हैं? बिल्कुल, हमारे साथ सभी लोग हैं। लेकिन अखबारों में तो छापा गया कि आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं यूपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उन्होंने तो पब्लिकली कहा कि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, हम उनसे सुझाव भी मांगने नहीं गए थे। जो लोग बोलते हैं, जो कागजी लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, जो एक एमएलए नहीं लाते, जो चुनाव में वहां जीत नहीं सकते, उनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। तो आप कह रहे हैं कि उसी राज्य में और लोग आपको वोटिंग देंगे, लेकिन चाहे ये दें ना दें, आप तब भी जीतेंगे? जी, हमारी जीत है, जिसके साथ पीपुल है वही जीतता। अगर जीत आपकी है तो मुझे समझाइएगा कि इस समय जनता दल में कौन से हैं बड़े लीडर जो आपके साथ हैं? हमारे साथ मेजॉरिटी लीडर हमारे साथ है। मैं किन्हीं का नाम मैं नहीं लूंगा। क्यों? नाम लेना उचित नहीं है अभी। नाम लेना मेजॉरिटी लीडर्स जिनको राष्ट्रीय नेता कहते हैं, वो दिल से लोग चाहते हैं। बिहार की पूरी पार्टी यूनिट आपके साथ है? कहाँ की? बिहार की पूरी पार्टी मेरी साथ है। अखबार में तो लिखा गया कि आपकी पार्टी बिहार में टूट रही है। अब वो समय बताएगा। अखबार में जो बातें आती है या बिहार के मामले में आता है, वो समय बताएगा। रामविलास पासवान साहब के बारे में बताइएगा। अखबार में तो लिखा गया कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिहार से सारी वोटें ना मिलें। बिल्कुल, देखिए, रामविलास जी और हम और बिहार के लोग
एक रहे हैं, एक साथ रहे हैं। रामविलास पासवान जी के विषय में भी बातें छपे, उन्होंने कल खंडन भी किया। मेरी भी उन्होंने टेलीफोन करके मुझे उन्होंने बताया क्या कि हमारे विषय में जो कल मीडिया में छपा था, टीवी में, लालू यादव को इस्तीफा करो, वो गलत छपा गया। लेकिन वो आपके पक्ष में है? बिल्कुल मैं पक्षधर मानता हूं। शरद जी के साथ नहीं है? मैं नहीं जानता कि शरद जी के साथ है कि नहीं चाहते शरद जी को। आप कोई चाहते हैं? बिल्कुल। तो उनकी वोट आपको मिलेगी। अब वोट किसका किसको मिलेगा वो तो टाइम बताएगा। तो मुझे ये बताइएगा, आपके एक सपोर्टर साहब है राम कृपाल यादव साहब, जिन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी जनता दल एमपीज के बीच में। 66 एमपीज में से कितने लोगों ने साइन किए उसे आज तक? कहाँ 66 एमपी है? दिल्ली में राज्यसभा के गिन के? अरे राज्यसभा नहीं, मतलब 46 तो एमपी है लोकसभा का। जी, उनमें से कितने ने साइन किए? बिहार भर में, बिहार की जो एमपी, इन्होंने जो एकता दिखाया बिहार के एमपीओ ने, वो लोग किसी दूसरे राज्य में कोई कैंपेन करने नहीं गए हैं। बिहार के जो 22 एमपी हैं लोकसभा के, 22 में 5 आदमी अनिर्णित हैं, एक तो उम्मीदवार ही हैं। शरद यादव जी को भी भेजा है हम लोगों ने बिहारी से। शरद यादव जी, रामविलास जी और एक नवल राय, दिनेश यादव और देवेंद्र यादव जी, इनको ड्रॉप किया गया था। तो ये पांच व्यक्ति, एक तो उम्मीदवार हैं, एक ड्रॉप हम रामविलास जी हैं और दिनेश और नवल हैं। बाकी लोकसभा के सब एमपीओ ने वो लिख करके दिया है और अखबार को भी लोगों ने दिया है। राज्यसभा में भी मेजॉरिटी जो बिहार के हमारे राज्यसभा के हैं, उन लोगों ने भी मुझे दिया है। तो आप कह रहे हैं कि आसानी से आप जीत जाएंगे? जीत हमारी ही होती राजनीति में। तो अगर जीत आपकी हो रही है तो फिर आप इस चुनाव को पटना में क्यों कराना चाहते हैं? दिल्ली में होने दीजिएगा, हर एक राज्य में होने दीजिएगा। देखिए ना, बात यह है जी कि पटना के में राष्ट्रीय सम्मेलन हमने बुलाया, नेशनल कन्वेंशन बीइंग ए पार्टी प्रेसिडेंट, और विगत महीना में पटना में बिहार के लाखों वर्कर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था। लेकिन आपके पार्टी, उस सम्मेलन में प्रस्ताव था कि पार्टी का चुनाव और राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार निश्चित रूप से बिहार में हो। हम सबका स्वागत और सम्मान करना चाहते। लेकिन ये डिसीजन बिहार में रखने का, पटना में करने का आपने कैंडिडेट बनने के बाद लिया था। उससे क्या होता है? लेकिन सामंत राय साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट बनने के बाद ये लेना गलत डिसीजन था। सामंत राय देखिए टेम्पोररी है रिटर्निंग अफसर, अभी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पर जो आ रहे हैं, उसके बाद से उनका कोई फोटो लेने भी नहीं जाएगा। जैसे अभी है, मतलब वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये हमारा पटना बिहार से एलर्जी क्यों? नहीं, एलर्जी का मैं बताता हूं। उन्होंने कोई तारीख, कोई प्लेस निर्धारित किया था क्या? नहीं किया था। तो हम पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और हम कन्वेंशन बुला रहे हैं पटना में, और पटना मजबूत जगह है बिहार हमारा। मगर पार्टी तो के जिनको बिहार से नहीं मतलब है, बिहार में क्यों जा रहे हो? मुख्यमंत्री साहब, पार्टी के प्रेसिडेंट तो आप हैं, लेकिन सामंत राय साहब कह रहे हैं कि चीजें करने के तरीके होते हैं, कायदे होते हैं, और कैंडिडेट बनने के बाद अपनी ही राजधानी में चुनाव रखना गलत है। एक गलत तरीका उन्होंने अपनाया है। ये मामले तो सब जुडिस हैं। चलिए मुझे एक चीज समझे, चुनाव पटना में ना हो और हर एक मुल्क के राजधानी में हो, लखनऊ में, इलाहाबाद, क्यों? एक गलत मानता हूं। अब ये सारे देश में बक्सा रखोगे, 1000 वोटर हैं, ले जा रहे हो हजारों जगह, मतलब हेडक्वार्टर में रख रहे हो, फिर वहां से रिप्रेजेंटेटिव में भेजूं, काउंटिंग एजेंट में भेजूं? ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा। ये बिल्कुल कन्वेंशन होता, सब लीडर जुटते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, और उसमें हम लोगों ने लिखा, जबकि हमको रिस्ट्रेन किया है कोर्ट। अभी इस मामले पर मैं कोई बोलना उचित नहीं समझता, सब जुडिस मामले हैं, और उनके जो 100 कागज हैं कोर्ट का हमने जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं घोषणा किया था पहले? सामंत राय जी, ये आप उनकी गुस्ताखी समझते हैं? नहीं, उन्होंने क्यों नहीं घोषणा किया था पहले? अगर वो घोषणा किए होते और उस डेट को हम बदल देते, आज तक का जो प्रोग्राम का शेड्यूल है उन्होंने जो बनाया है, उस शेड्यूल प्रोग्राम में आप देखेंगे कि लगातार प्रोग्राम है।
19-20-21, 19-20-21। अब तब तक ये फॉर्मेशन संगठन का काम पूरा नहीं होता है जब तक नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर का चुनाव नहीं होता है। ये साथ साथ होना चाहिए, ये लोन प्रेसिडेंट का नहीं होना चाहिए, सबका इकट्ठा, ये इकट्ठा होना चाहिए। तो एक दिन जाएगा जहाँ 3 वोटर है, ये लालू साहब आप दूसरे जगह आप अपनी सफाई बड़ी अच्छी तरह लोगों के सामने कर रहे हैं, तो एक और चीज भी मुझे समझाइएगा। समांत राय साहब ने एक और आरोप आपके सामने लगाया। 28-29 मई की रात को इसी बिहार निवास में क्या हुआ था? वो कहते हैं कि उनको थ्रेटन किया गया था, उनको रफली हैंडल किया गया था, कि आपके सपोर्टर रंजन यादव साहब ये सब कुछ कर रहे थे, आप बैठे थे और आपने रोका तक नहीं। देखिए, सामंत राय भी पॉलिटिकल आदमी है। सामंत राय को मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया था। श्रीकांत जेना जब उनका सीट हड़प लिए तो सामंत राय को दिल से पूछ लीजिए, मैंने जिन बिंदुओं को उठाया था इन चीज़ों को आप करेक्ट कर लीजिए। और जब कार्यालय में बैठना शुरू किया तो सामंत राय जी बहुत सारे कामों में बिजी थे, रिटर्निंग अफसर हैं, उनको मैं जी। कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। तो सामंत राय को मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, उस रात की जो बात करते हैं। तो सामंत राय ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप कैसे आइएगा यहाँ, मैं आ जाता हूँ, पूछिए उनसे। और उनके वो आए जी, वही नहीं आए, बीके प्रसाद भी आए, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर। किस काम के लिए आए मैं बताता हूँ आपको, किस काम के लिए आए। और दस्तावेज है मेरे पास, चिट्ठियां हैं। जब हम उम्मीदवार बने और हमने वोटर लिस्ट का सूची मांगा और बहुत सारी अनियमितताओं का जब कागज मेरे पास आने लगा विभिन्न राज्यों से, तो हमने कहा कि वोटर लिस्ट में क्या ये लोग हैं क्या। तो वोटर लिस्ट जब हमने मांगा तो बीके प्रसाद ने 26 तारीख को चिट्ठी जो दिया मुझे, ही असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, उसने लिखा कि अभी तक ये सूची जो है रफ है, अधूरी है और ये पूरा नहीं है। मूल सूची सामंत राय जी के अलमारी में बंद है, वो भुवनेश्वर गए हुए हैं, भुवनेश्वर से लौटेंगे तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप डिटेल्स में मेरी बात टाल कर जा रहे हैं। क्या मैंने पूछा था कि इन्होंने आप पे आरोप लगाया कि 28-29 की रात मैं आपको को इनको यहाँ पे मारा पीटी हुई थी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बताइए सर। कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई अपमानजनक बात नहीं हुई है, कहीं रंजन यादव ने कोई बात ऐसी नहीं की है। सब लोग को यहाँ से आए गए, गाड़ी से भिजवाया हमने। चूंकि ये शो कॉज हमने जो शुरू किया, इस पर इन लोगों ने न्यायालय में एक अपना आधार बनाया। मतलब आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ, 100% से बेसी। लेकिन आपने फिर ये बात पहले क्यों नहीं कही प्रेस को कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? बात समझ नहीं रहे आप। कहाँ कहा इन्होंने? कहा है न्यायालय में। कहाँ कहा इन्होंने? इन्होंने कहा न्यायालय में। न्यायालय में जो इन्होंने आधार बनाया, ग्राउंड बनाया, वो न्यायालय में कहा है। और जब न्यायालय का नोटिस आया हमें, तब अध्ययन करने से मालूम हुआ, मैंने अपना हाथ माथा पर रख लिया कि ऐसे लोग भी इस देश की राजनीति में हैं जो अपनी चीजों को दूसरे के ऊपर मढ़ने के लिए न जाने क्या क्या आरोप लगा। तो मुझे ये बताएं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं न्यायालय में, तो आप चाहेंगे कि ये रिटर्निंग ऑफिसर के पद से हटाए जाए? नहीं, बात यह है कि सामंत राय जी को न्यायालय में जाने से पहले मैंने शो कॉज किया था, स्पष्टीकरण किया था, और वो शो कॉज का जवाब नहीं दिए। वो न्यायालय गए और न्यायालय ने मुझे रोक दिया, रिस्ट्रेन किया। इसका जवाब न्यायालय में हम दे रहे हैं। मगर सामंत राय जी रिटर्निंग अफसर है, सामंत राय जी रिटर्निंग अफसर हैं, और सामंत राय जी रिटर्निंग अफसर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चीजों को 10 जगह बातों को उठाना, बोलना, रिपीटेडली करना, तब फिर इनके निष्पक्षता पर हम कैसे विश्वास करेंगे? ये फेयर होंगे? हम तो उनके नजर में अनफेयर हो गए। तो अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर रहे, वुड यू से द इलेक्शंस विल बी अनफेयर? मैं आपको बता रहा हूं, बोल क्या रहे हैं, मैं इनसे कैसे विश्वास करूं?
हम तो न्यायालय में रख रहे हैं इस बात को। तो इनको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बात देखिए, अभी तो न्यायालय की बात है। अभी वी आर वेटिंग फॉर न्यायालय। न्यायालय ने मुझे कहा कि आप रुके रहिए, तो रुके हुए हम, जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री साहब, हमें भी इस मौके पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा कमर्शियल ब्रेक लेने के लिए, लेकिन 1 मिनट में ही मैं आगे आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। डोंट गो अवे, वी विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। Welcome back to part 2 of our discussion with Lalu Prasad Yadav. Mr. Yadav, I want now to talk to you about the fodder scam. You're Chief Minister of Bihar. You are President of the Janata Dal. You are one of the most senior politicians in the country. आप पे CBI ने काफी सख्त आरोप लगाया. Why have you not resigned as Chief Minister? मैं बताना चाहता हूं कि करेक्ट कर लीजिए, फोडर स्कैम नहीं है ये। दुनिया में मुझे बदनाम करने के लिए ग्वाला कांड, चूंकि मैं यादव कम्युनिटी से आता हूं, दुनिया और समझ के नाम समझ बनने वाले लोगों ने कहा कि चारा कांड, भूसा कांड, न ये चारा कांड है न भूसा कांड है, झूठ झूठ है। ये 41 ये किसने मुकदमा किया था? लालू यादव ने किया था। ये ट्रेजरी लूट थी। और नॉट ड्यूरिंग माई टेन्योर 77 to 96 न जाने कितने मुख्यमंत्री गुजर गए। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन ऑन द नेम ऑफ द ओवर एक्सपेंडिचर, द फेक, फर्जी एंड फेक सप्लाई दिखा करके ट्रेजरी, वेटनरी अफसर्स और अबाउट 300 एम्प्लॉई, ये लोग मिलकर ट्रेजरी लोगों ने लूटा। पशुपालन का पैसा नहीं लूटा, लूटा है बिहार के खजाना को। जो लेजिस्लेचर हमको पैसा देता बजट से पास करके, जो चाबी मेरे हाथ में देता, वही मुख्यमंत्री वही विभागों में जाता। विभाग का काम वो अलग डेप्थ में है। लेकिन इन चीजों को मैं न्यायालय में सारी चीजों को मैं रखूंगा। FIR, जी मैं आपकी बात पूरी मानता हूं। 41 FIR, स्टेट इज ए कंप्लेनेंट। मैं आपकी पूरी बात मानता हूं, लेकिन आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं। आप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुल्क के पहुंचे हुए राजनीतिक पॉलिटिशियन हैं। जब आप पे इतना मजबूत आरोप लगाया गया था CBI से, तो आपने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जी, उनके आरोप में कोई दम नहीं, झूठ, फ्रेब, और उन आरोपों को पब्लिश क्यों नहीं करता? और मैं चार्जशीटेड नहीं हूं, और कोई पुलिस इस देश के ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, पुलिस को यह इजाजत नहीं दिया जाएगा इस कंट्री में। और लालू यादव नहीं देता कि चार्जशीट बना दे, झूठ का पुलंदा बना दे। कंस्पिरेसी और कंस्पैरेटर का इंस्ट्रूमेंट बन गया यहाँ जो CBI है, और वो बोल दे मैं इस्तीफा कर दूं। लालू साहब, 1996 किस संविधान में लिखा है जी? 1996 में CBI ने माधवराव सिंधिया, VC शुक्ला, बलराम जाखर के खिलाफ भी इजाजत मांगी थी चार्जशीट करने की, और वो इस्तीफा दे गए। मैं इस्तीफा किस बात के लिए? झूठ का नहीं, झूठ का नहीं, झूठ का नहीं, झूठ का नहीं, ना अपनी गलती स्वीकार करने का। मगर एक और बात मैं कह रहा हूं, देयर इज अ राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। आपके पद पे आरोप आ रहा है, आपके थ्रू आप एक तरफ हट जाइएगा, अपना नाम साफ कर दीजिएगा, फिर लौट आए। ओ, बहुत अच्छा तरीका। क्या हासिल हुआ CBI का अडवाणी जी के मामले में? क्या हालत हुआ? यही तो खेल है कि लालू यादव इसी नाम पर हट जाए। होल थिंग, पूरी कंस्पिरेसी, पूरी साजिश, लालू यादव का गर्दन ले लो। कल हम इकूटल हो जाएं और न्यायालय, लॉ ऑफ द लैंड, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है, न्यायालय बोलता, माननीय न्यायाधीश बोलते कि वो इंसान कोई भी एक्यूज तब तक गिल्टी नहीं है जब तक न्यायालय सजा नहीं देता, और उसको इनोसेंट मानना है। मुझे एक चीज बताएं, और बुद्धि और छल से कोई चाहता हो
तब तो ये कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री साहब मुझे एक चीज तो बताएं, कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताएं मुख्यमंत्री साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, सुनी होगी आपने। तो अगर सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, व्हाट अबाउट सीजर? आप तो सीजर हैं। बात सुनिए, ये तो यही खेल है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तुम झूठ बोल रहे हो। हम तो कोर्ट से जो न्यायालय हमको फैसला देगा, मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। गुजराल दूध साहब का दूध और पानी का पानी। गुजराल साहब का तो फैसला आपने आज सुबह पायनियर अखबार में पढ़ा होगा। देखिए अखबार में क्या छपा नहीं छपा, क्या फैसला लिए गुजराल साहब। उन्होंने तो खुला कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जी, मगर उन्होंने खुला कहा कि अगर वो आपकी जगह होते वो इस्तीफा दे देते। मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं गुजराल साहब के विषय में नहीं कहता। ये चतुराई मैं जानता हूं लोगों के। बिहार लक्ष्य है कम्युनल लोगों का, फासिस्टों का, सांप्रदायिक ताकतों का, एंटी मंडलाइस्ट का। बिहार लक्ष्य है और लोग चाहते हैं कि बिहार को रून कर दो। क्यों इस्तीफा करेंगे? किस बात के लिए इस्तीफा करेंगे? हमको सजा कौन देगा? न्यायालय देगा। वी हैव फुल फेथ ऑन जुडिशियरी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर गवर्नर किदवाई साहब कल परसों अगले हफ्ते अगले महीने सीबीआई को इजाजत दे दें आपको चार्जशीट करने की, तो आप उस समय इस्तीफा देंगे? क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं चार्जशीट को मैं मानता ही नहीं कि चार्जशीट तुम्हारा आरोप पत्र है। कौन क्या करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता। चार्जशीट होने के बाद भी आप मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री एक दिन न्यायालय में हाजिर होकर डॉक में एज अ गिल्टी पर्सन मे बी क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन। नो नो, नॉट गिल्टी, एज एन अक्यूज्ड पर्सन। ना ना बिल्कुल, यस जाएगा, न्यायालय का ओबे करेगा हम। But you will be prepared to stand in the dock as an accused person and still as chief minister? Yes. Will that not be denigrating the office of chief minister? No, the police is denigrated. The nation की जो पुलिस हो गई सीबीआई, ये सीबीआई लिख दे हम गिल्टी हो गए, अकल इक्विटल होंगे हम। न्यायालय हम हमारे पक्ष में जिस अन्य लोगों का दे दिया देखेगा न्याय। मुझे एक चीज बताएं, तो ये कौन लॉस पूरा करेगा? आपकी लॉजिक तो काफी लोग स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी सोचेंगे कि आपकी बात सुन के लगता है कि आपको हुकूमत ज्यादा प्यारी है और इज्जत कम। हुकूमत मुझे ज्यादा प्यारी नहीं है, मगर इज्जत कम है। अपमानित करके इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को साजिश के तहत उजाड़ने की कोशिश हो रही है। देश के राजनेताओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये टेस्ट जो लग गया है सीबीआई को, ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें तब तो चुनाव की जरूरत नहीं है, इलेक्शन की जरूरत नहीं है, पीपुल में जाने की जरूरत नहीं है। किसी पर पीआईएल करो, किसी पर मुकदमा कर दो, सीबीआई से जांच कराओ और ये जो हमारी अपॉइंटी पुलिस है लिख दे जाओ। मेरा आखिरी सवाल, अगर समझेगा न्यायालय आपको एक दिन गिल्टी करके सजा दे दे, अखबारों में तो आपने एक बार कहा था कि जेल से भी आप हुकूमत करने को तैयार। मैं बोल रहा हूं, वही मैं बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं किस बात के लिए हम न्यायालय में जाएंगे? न्यायालय में इसके झूठ के पुलंदा को मैं बिल्कुल खारिज, लेकिन अगर मैं जानता हूं, मगर अगर न्यायालय में हार गए आप, तो हार गए तो आप क्या करोगे? फिर तो पद छोड़ना पड़ेगा। अरे हार गए न्यायालय में तो न्यायालय को कैसे नहीं मानोगे? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में तो लिखा गया था कि आपने कहा कि मैं जेल से हुकूमत करने को तैयार हूं। अभी न्यायालय की बात आप बोल रहे हैं। न्यायालय देश के किसी भी आदमी को, न्यायालय को तो माना ही हमने। न्यायालय के फैसले को बोल देंगे नहीं हम नहीं मानते, न्यायालय को तो मानना ही है। ये पुलिस की बात क्यों माने हम, झूठ को क्यों माने? There, Mukhyamantri Sahab, I'm afraid we're going to have to call it a day. Thank you very much for talking so openly to InFocus. That's it this week. We'll be back next week with another interviewee. But for today, from Bihar Bhavan in New Delhi, goodbye.